कोई वक्ता बोल दे और पूरा सदन खामोश हो जाए तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि उसने बहुत गहरी बातें कही। इतना बेहतरीन हिंदी में अभिव्यक्ति देना और प्रतापगढ़ को कोलकाता तक इतनी सहजता से जोड़ते हुए इस अनुभूति को अभिव्यक्त करना कि हम आप जुड़ रहे हैं और दोनों माध्यमों को जिस प्रकार से आपने रेखांकित किया है, मैं आपके प्रति वंदन करता हूं और चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इस समझ के लिए, इस सहजता के लिए और साहित्य के रूप में एक नया जो आयाम आपने स्थापित करने का सुअवसर दिया है। उत्तर प्रदेश को कोलकाता तक इतनी सहजता से जोड़ते हुए भी प्रतापगढ़ को आपने उससे बेहतर बताने का और उससे बेहतर बने रहने का जो संदेश दिया है वो हम सबके लिए आज के इस कार्यक्रम का निचोड़ है, हमारे लिए उपलब्धि है। हम फिर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी को ये जरूर कहेंगे कि प्रतापगढ़ अब आपका घर है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि किताब विमोचित हो या ना हो, अगर आप इस रास्ते से कभी भी गुजर रहे हो तो सृजना साहित्यिक संस्था का छोटा सा कुटीर सृजना कुटीर और उसकी एक छोटी सी मंडली जिसमें नवग्रह के रूप में 9 सदस्य मौजूद हैं, आपके स्वागत के लिए सदैव आतुर रहेंगे। आपका सानिध्य हम सबको नई ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। और अब मैं उनको बुलाना चाहता हूं जो आज की टीम के कैप्टन हैं, बर्थडे बॉय के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि जब किसी की नई किताब आती है तो उसका पुनर्जन्म होता है, ये मेरा मानना है। एक माँ जिस तरीके से 9 महीने गर्भ में किसी बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरीके से एक साहित्यकार सजोता है अपने विचारों को और फिर जब वो किताब के रूप में परिणत होता है तो जो खुशी होती है तो ठीक वैसे ही होती है जैसे एक माँ का नया बच्चा आता है इस धरती पर, ठीक उसी तरीके से साहित्यकार की खुशी है। तो मैं बहुत विनम्र आग्रह के साथ अब मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी को। वो आए, सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें और कबीर संगति साधु की इस पूरी यात्रा को हमारे साथ साझा करें ताकि हम सब समझ पाएं कि कबीर को किस नए दृष्टिकोण से देखा जाना अहम है। 1.5 लाख किताबों के बाद ऐसा क्या बच गया था जिसके लिए आपको कलम उठानी पड़ी, और इन सभी चीज़ों को हम तक पहुंचाने के साथ साथ पूरी दुनिया तक पहुंचे, इन कामनाओं के साथ मैं आहूत करता हूं डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी को। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन करते हुए आपने आज के कार्यक्रम को सार्थक बनाया और ऊंचाई प्रदान किया। आज शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ में सृजना साहित्यिक संस्था, अम्मा साहब ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट 31,102, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, इन 4 संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में जो ऐतिहासिक, प्रेरणादायी, भाषाई दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे भारत को जोड़ने वाला अद्भुत कार्यक्रम हुआ। उसकी मुख्य अतिथि जिनके विषय में जितना भी कहा जाए कम है, विशेषण कम पढ़ते हैं, लेखिका
और समालोचक तो आप महान ही हैं, साथ ही साथ आप अच्छी इंसान भी हैं, एक आदर्श नारी हैं, सहृदय हैं, हर रूप में आप श्रेष्ठ हैं। आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी जी, प्रतापगढ़ की माटी में जिन्होंने जन्म लिया है, लेकिन ज़्यादा समय आपका बाहर बीता, कर्म क्षेत्र आपका बाहर रहा, लेकिन फिर आप प्रतापगढ़ से जुड़े हैं और बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और जिनको अभी आपने सुना, कविताओं को सुना, उनके विचारों को सुना, ऐसे साहित्य भूषण हरिलाल मिलन जी, और जिनकी हिंदी में पहली स्पीच हुई यहाँ, लेकिन बड़ी रोचक रही और बहुत ही क्लियरली बोधगम्य तरीके से संस्कृत के उदाहरण देते हुए, बांग्ला के उदाहरण देते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और मनुष्य अच्छे हैं पिता के रूप में और एक बेटे के रूप में तथा पति के रूप में, हर तरह से आप अच्छे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ तमाम विसंगतियाँ हैं परिवारों में, ऐसे पति और पत्नी जो पेयर है, आप दोनों का कम मिलते हैं, एक दूसरे के विकास में, उन्नति में, प्रगति में सहायक हैं। आदरणीय डॉक्टर सौमेंद्र कुमार पांडा जी हमारे सामने, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रतापगढ़ की क्रीम, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के जो बहुमूल्य लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। उनमें डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह जी हैं, जिनके पिताजी, आपकी किताब जो हमारे ऊपर आपने लिखी है, हमारे साहित्य पर, उनके महाकाव्य का भी आपने विशद वर्णन किया है। जब मैंने आपको बताया कि वो अमुक दिन आ रही है, बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि कभी रायबरेली में आप बैठते हैं तो कभी प्रतापगढ़ में, कहीं मतलब हर समय आपका प्रोग्राम लगा, लेकिन आज इतना समय आपने दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका सदा आभारी रहूँगा। बहन लीलावती जी समाज सेविका हैं, रिटायर्ड शिक्षिका भी हैं, शिक्षाविद हैं, विदुषी हैं। प्रेम कुमार त्रिपाठी जी कहानीकार हैं, मन के अंकुल में पढ़ा होगा और हमेशा हम लोगों का सहयोग हर तरह से करते रहते हैं। चूँकि विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का संकोच है। श्रीनाथ मौर्य सरस जी गीतकार, कुल हरिलाल मौर्य काकाश्री अवधि में भी लिखते हैं अच्छी रचनाएं। और इधर नीलय जी को तो आपने देखा ही, परख ही लिया है, कई बार आपने परखा है। भैया आनंद मोहन ओझा जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, यानी चाहे आप कबीर, जैसा कि आपने कहा भी, कबीर अगर देखें तो ये कबीर भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, ये संत रविदास भी हैं, ये संत गाडगे भी हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर भी हैं, यानी मानवता की प्रतिमूर्ति है। और ये जो पूरा सेटअप है, ये परिसर है, ये इसमें अकेले रहते हैं। अगर आप इनके वहाँ चले जाए, देख लें कभी, तो उसमें कोई एसी नहीं है, कोई बहुत बढ़िया कुशन नहीं है, गद्दा नहीं है, बहुत सुविधा नहीं है। किस तरह सन्यासी की तरह ये रहते हैं। तो जैसे कबीर और रविदास, वो जीवन इनका है। और
यहाँ के बच्चे जितने भी बच्चे हैं ये इनके किचन में पूछना नहीं पड़ता, वो जाते हैं स्वयं चाय पीना है तो बना लेते हैं, कुछ करना है खाना है तो बना लेते हैं, खाते पीते रहते हैं। और जब उनको भूख लगती है कि हमको तो फला चीज़ खानी है, कभी दही जलेबी वहाँ से मंगाते हैं, कभी कुछ, मतलब बच्चे समझिए बच्चों के ये सही पिता है। इनको कई बच्चे अपना पिता मानते हैं, जैसे शिप्रा सरोज है, ये अपने पिताजी से कहती है कि हमारे तो पिताजी वही है। ऐसी तरह तमाम बच्चे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना संरक्षण उनको दे रहे हैं। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, जैसे सूरज के सामने दिया दिखाना है, बहुत कुछ कहना है। 13 शर्तें हैं, 13 शर्तें जो पढ़ा होगा आपने, उनको पढ़ करके आप मिलान करें, भारतीय संविधान से मिलान करें, भगवान बुद्ध के विचारों से मिलान करें, यानी सर्व कल्याण, एक स्वस्थ समाज कि भ्रष्टाचार न हो, सब बिजली के बिल दें, महिलाओं का सम्मान करें, टेलीफोन का बिल दें, तमाम जो संगतियाँ चोरियाँ करते हैं लोग वो ना करें, एक आदर्श नागरिक बने, तमाम संकल्पना लेकर के इन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया है। और आज की जो संकल्पना है पूरी इस कार्यक्रम की, वो इनके द्वारा की गई है। हमसे ज़्यादा सक्रिय ये रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। और उसमें उस अगुवाई में भैया राजीव कुमार आर जी हैं, हमको पिता तुल्य मानते हैं, मैं इनको पुत्र तुल्य मानता हूँ, और वैसा हम लोग करते भी हैं। हमारा इनका ऐसा संबंध भी है पिता पुत्र का, हमारा दुख दर्द भी हमेशा पूछते रहते हैं, और अपने आप जो कुछ करना होता है करते रहते हैं। उसी तरह रोशनलाल उमरवैश्य जी हैं, ये लोग इतने समर्पित हैं, यानी इस भ्रष्ट युग में जहाँ दुराचरण है, ऐसे ऐसे लोग हैं अभी हमारे समाज में हैं। अनुमोहन ओझा, राजीव कुमार आर, रोशनलाल उमरवैश्य, ये सब इस तरह के काम कर रहे हैं, आदर्श काम कर रहे हैं, जो वास्तव में स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। और अपने व्यक्तित्व को भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, रात दिन संघर्षों से मेहनत कर रहे हैं। इनके जीवन का संघर्ष अगर आप देखें राजीव और रोशनलाल के, तो आपको बड़ा आंसू आएगा कितना संघर्ष करते हुए कर रहे हैं, क्या क्या किस तरह धोखे इन लोगों ने खाए हैं। इसी तरह हमारे बीच और लोग हैं, इधर पीछे इस विद्यालय की प्राचार्य जी बीना श्रीवास्तव खड़ी हो जाए, बहन जी को परिचय दे दें। ये कल्पना तिवारी जी बैठी हैं, मैं परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि इससे और आत्मीयता बढ़ेगी। ये देखिए कई बच्चों की माँ है, लेकिन अभी ये मैराथन दौड़ के आई हैं, ये कल्पना तिवारी जी, और अपनी किताब वहीं दिखा दीजिए, मैम को दिखा दीजिए, बड़ी अच्छी सर्जक हैं। ये देखिए इतनी सुंदर किताब लिखी है, और भी किताबें इनकी आने वाली हैं, और आकाशवाणी में भी कविताएँ पढ़ती हैं। ये बेजोड़ जी हैं, बेजोड़ जी, राकेश कनौजिया जी हैं, जरा परिचय देते हैं अपना। ये हमारे शिष्य हैं और हमारे आदर्श शिष्य हैं, यानी हाँ बहुत ही इनके ऊर्जावान हैं। ये जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं तिवारी जी, और ये राम प्रताप सिंह जी हैं। और अभी आपने किताब आपको जिसने दी श्री ध्रुव जी, चंद्रेश बहादुर सिंह ध्रुव जी, डॉक्टर राम सजीवन सरोज जी खड़े हो जाएं, चित्रा सरोज, और ये बेटियां जो हैं दीपा और ये तिवारी बेटी, और सुनील कुमार सिंह जी, सबका नाम इसलिए ले रहा हूँ, बड़ा समय दिया है इन्होंने। भैया बड़े भाई हमारे विनोद कुमार पांडे जी, और इधर मनप्रीत कौर, बड़ी संघर्षशील ये है। और इधर भी हमारे तिवारी जी बैठे हैं, फोटोग्राफर, हमेशा ट्रस्ट का सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको ये अमृत प्रदान करते हैं। भैया ये हमारे दोनों बेटे हैं जो यहाँ ये माइक का काम देख रहे हैं। तो इन सब की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ, निश्चय ही मेरा मन बहुत ही गदगद है। और आज जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जो हमारे महापुरुषों की अवधारणाएं थी, आपके प्रतापगढ़ आने से, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हम सब के आग्रह को बड़े सहजता से स्वीकार कर लेती हैं, और तमाम कठिनाइयां सहते हुए, यानी कोलकाता से जब चलती हैं तो कितनी कठिनाइयां, इस समय तो कुंभ चलने वाला है, चल रहा है, कितनी कठिनाइयां सहती हैं, लेकिन फिर भी ये स्नेह है आपका,
सौहार्द है आपका, लगाव आपका है कि आप आती हैं। कल जब आप वाराणसी आई तो उसके बाद यहाँ तय था कि राजनारायण शुक्ल जी फोन करेंगे तो आपका इंटरव्यू लेंगे तो आज अखबार में छपेगा, लेकिन जब दर्शन करने गए तो 5 घंटे लगे आपको मंदिर के दरबार तक, मूर्ति तक पहुँचने में 5 घंटे लगे। और फिर 8 बजे ये लौटी है, सुबह ही 5 बजे इन्होंने ट्रेन पकड़ी है, यानी बिना आराम किए प्रतापगढ़ ये पहुँची हैं। ये आपका बड़प्पन है। ये जैसे कहते हैं कि भाषाई एकता को आपने यहाँ आकर के मजबूत किया है, सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया है, भावनात्मक एकता को मजबूत किया है, कई चीज़ों को आपने जोड़ा है जो हमारे भारत की संकल्पना है राष्ट्रीय एकता अखंडता की, उसको आपने पूरा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2 चीज़ें और कहूँगा। ये जो पुस्तक है कबीर संगति साधु की, चूँकि मैंने अपनी कई किताबों में लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ तो भाई धीरे धीरे मैं जब बड़ा होने लगा तो हमारे घर साधु संत, यानी हमारा परिवार कबीर मतानुयायी परिवार रहा है। साधु संत आते थे, भजन कीर्तन भंडारा साल भर में एक होता था। माता पिता हमारे उनकी सेवा करते थे, उनको जैसे कपड़े, अचला, लंगोटी और चीनी का मंडल वो दान दिया जाता था। भजन होती थी। अभी बेजोड़ जी ने और काका श्री ने वो भजनें भी सुनाई यहाँ। तो क्योंकि हमारे जीवन में और हमारे मस्तिष्क में वो विचार एकदम जम गए, क्योंकि मैं उसी वातावरण में जन्मा। और हमारे आसपास जो लोग थे जिनसे लोग भेदभाव किया करते थे, हमारे घर में वो भेदभाव नहीं था, कहीं नहीं था। क्योंकि कई साधु संत हर वक्त, क्योंकि हर वर्ग के साधु संत आते थे हमारे यहाँ, तो वो अपने आप खत्म हो गया। तो वो विचार हमारे मन में जम गए और इसीलिए आप देखें वो विचार प्रस्फुटित हुए। डॉक्टर अम्बेडकर पर हमने महाकाव्य लिखा, संत रविदास पर, संत गाडगे पर, और ये कबीर पर हमने पुस्तक लिखी। भगवान बुद्ध का एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है धम्मपद। धम्मपद यानी बौद्ध धर्म की सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है। उसके जो वाक्य हैं यानी जो श्लोक हैं उनको मैं घनाक्षरी में अनुवाद कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम मिल रहा है इसलिए काम धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं करीब 100 से ज़्यादा वाक्यों का घनाक्षरी में अनुवाद कर चुका हूँ। इसी तरह भगवान बुद्ध पर हमने दोहा और चौपाई भी लिखी है। लेकिन आज आपने ये जो मूर्ति दी हमको, जैसे आपने अनमोल रत्न दे दिया, मतलब हमारे मन की बात। हमको जब इस तरह की मूर्ति मिलती है, इस तरह के विचार मिलते हैं, इस तरह की किताबें मिलती हैं, तो हमारा मन बड़ा गदगद हो जाता है। हमको लगता है जैसे मुझे अप्रूव किया जा रहा है, सर्टिफाई किया जा रहा है, हमारी बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि जो वर्तमान युग है, आप देखें यूक्रेन रूस, इधर सीरिया जॉर्डन, इजराइल फिलिस्तीन, उसमें अमेरिका यानी बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। और इधर आप देखें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी अहिंसा नहीं है, मार काट हो रही है और भयंकर मार काट हो रही, खून खराबा भयंकर हो रहा है। अब आप सोचिए कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु बम है, अगर उसका प्रयोग हो गया तो क्या होगा, यानी मनुष्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इस पृथ्वी को, इस दुनिया को, इस मानवता को बचाने के लिए अगर इन महापुरुषों के विचारों को आगे किया जाए तो निश्चय ही बहुत बड़ी बात होगी और ये विश्व, ये दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री हमारे या हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कहीं भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि अब दुनिया को बुद्ध, युद्ध नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, बुद्ध चाहिए, अहिंसा चाहिए, शांति चाहिए। वर्ग भेद, अन्य चीजें, जातिवाद और तमाम चीजें
जैसे धर्म को, पंथ को लोगों ने बिजनेस बना दिया, इनसे अब दूर हटना होगा, तभी इस विश्व को हम बचा सकेंगे। तो आज आपने यहाँ आकर के हमारे साथियों का, हमारा जो मनोबल बढ़ाया, वो निश्चय ही आपकी उदारता है, सहृदयता है, उसके लिए हम सभी आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। और साहित्य के क्षेत्र में तो आपने जो काम किया है, यानी इस कम समय में आपने उत्तर प्रदेश को साहित्यमय बना दिया। तमाम समालोचनाएं आपने लिखी, बड़े बड़े लोगों पर, बड़े बड़े साहित्यकार हैं उन पर आपने लिखी। और मैं फेसबुक देखता हूँ, तमाम देश भर में जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं उसमें आपके लेख छप रहे हैं। और फेसबुक में मैं देख रहा हूँ कि इस समय कोलकाता या उससे बाहर आपकी विद्वता, वैदुष्य के कारण आपकी कितनी डिमांड बढ़ी है। लोग आपको बुला रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। निश्चय ही कहा जाता है कि जो कर्मवादी होता है, कर्मशील होता है, जैसा कि हमारे साथी लोग हैं, वही दुनिया को कुछ दे पाते हैं। केवल बात करना ही बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि आप उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज निश्चय ही आपके आने से यहाँ संदेश मिला है, ऐसा संदेश मिला है कि आप अपना परिवार देख रहे हैं, माता पिता, सास ससुर, बेटे को, बेटा आपका वहाँ मोहाली में, पंजाब में पढ़ रहा है, सब कुछ देखते हुए साहित्य को इतना समय दे रही हैं। और देश में आज भी नहीं है, अभी आप दिल्ली में, उसमें हम भी थे, साहित्य अकादमी के, आपने उस बड़े कार्यक्रम का संचालन किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको प्रोत्साहन भी देती हैं, हम सबको मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ाती हैं। ये जो शब्द हम प्रशंसा के कह देते हैं, ये एक तरह से यही धर्म है, किसी के उत्साह को बढ़ाना, किसी को निराश न करना, किसी का सम्मान करना, किसी की गरिमा को बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही इसी की कमी है इस संसार में इस समय। हम दूसरे के अपमान में ही अपना सम्मान समझते हैं। ये हमारा सामाजिक ढांचा जो है, दूसरे का अपमान करके, जैसे हम किसी का नाम इस तरह लेंगे कि लगे कि उसका मतलब हम बड़े, हम लगे, इस तरह हम नाम देंगे कि बड़े लगे। जैसे हम प्रिंसिपल भी हैं, हम सब कुछ भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, और दयाराम जी और मास्टर साहब इस तरह की बातें करते हैं, तो ये उनका बड़ापन दिखाई पड़े। इसी का विरोध किसने किया? कबीर ने किया। इसी का विरोध संत गाडगे ने किया। इसी का विरोध भगवान बुद्ध ने किया। और इसी की जरूरत भी है, हम समान लगे, बराबर लगे, सबकी गरिमा हो, सबकी मर्यादा हो। यही सोच करके हमने कबीर पुस्तक लिखी है। और ये भी बता दूं कि इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक मैंने दिखाया है कि कबीर अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे। वह, उनके परिवार नहीं था, बेटी बेटे नहीं थे, पत्नी नहीं थी, वो जिसको कहेंगे कि संत थे, सन्यासी थे। दूसरी बात, तमाम जो उनके बारे में ढोंग व्याप्त हैं, जैसे कहा जाता है कि जब कबीर मरे तो हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, और जब कफन उठाया गया तो वहाँ कुछ फूल मिले। क्या ऐसा हो सकता है? वास्तविक जीवन में, वैज्ञानिक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ मैंने बताया है कि जैसे हमारा जो समाज है, उसमें जब व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, उसके बाद जो राख बचती है उसको क्या कहते हैं? फूला कहते हैं। फूला कहते हैं। हो सकता है जलाने के बाद वही फूला लोगों ने बांटा हो, आपस में बांटा हो, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कोई मरे तो वो फूल हो जाएगा, उसके शरीर गायब हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनको मैंने अपने उसमें दिया है। और इस तरह की विषय वस्तु दी है। जैसे इसमें ज्ञान चौतीसा, सबसे पहला जो चैप्टर है ज्ञान चौतीसा का है। कबीर साहब ने हर अक्षर पर एक कविता लिखी है, आपने पढ़ा है। और उस कविता में उन्होंने गूढ़ ज्ञान को दिया है। अगर वो अनपढ़ होते तो हर अक्षर पर कविता कैसे लिखते? अन्य बहुत सारी बातें हैं जो उनको ये सिद्ध करती हैं कि वो पढ़े लिखे थे। दूसरी बात मैं बता दूं कि बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वयं नहीं लिखा, पढ़े लिखे थे लेकिन स्वयं नहीं लिखा। जैसे भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा,
यहाँ तक कि उनके जीवन काल में भी कुछ नहीं लिखा गया। जब वो दुनिया से चले गए उसके बाद संगीति हुई, सभा हुई और उनके विचारों को, सिद्धांतों को करेक्ट किया गया और वो संगीतियाँ जो है लगातार चल रही हैं, अब भी उसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब उनके विचारों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं तो ये सिद्ध करती हैं कि कबीर जैसा विद्वान चिंतक एक भाषाओं का नहीं कई भाषाओं का ज्ञाता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। तो ये तमाम बातें हैं, बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है। मैं अपने सभी साथियों को यहाँ जितने भी हैं, अब किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। भैया आनंद मोहन ओझा जी देखिए हमसे छोटे हैं लेकिन हमारे लिए आदर्श, मैं इनको आदर्श मानता हूँ क्योंकि जितना त्याग इन्होंने किया है मैंने तो नहीं किया है भाई। जितना त्याग इन्होंने किया है मैं वो त्याग तो नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मुझसे बड़े हैं। राजीव कुमार आज जी के जैसा मतलब जो लखनऊ का रहने वाला हो और प्रतापगढ़ में जन जन में रच बस गया हो, वैसा तो मैं नहीं कर पाया। रोशन लाल कुमार भाई जैसी समाज सेवा तो मैं नहीं कर पाता हूँ जितना वो समर्पित है। तो ये सब हमारे साथ हैं, ये बड़ी बात है, हमको मानते हैं, ये बड़ी बात है। मैं इनका सदैव ऋणी रहूँगा और इनसे प्रेरणा लेता रहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं भैया ये हमारे जितने भी हैं, जैसे बहन हमारी साहिदा है, इनके जीवन के बारे में पढ़ें तो इन्होंने जो संघर्ष किया है और अब भी कर रहे हैं संघर्ष, इतना बड़ा कॉलेजेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन्होंने दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और व्यस्त होने के बावजूद भी ये तमाम कविताएं गजलें लिखती हैं, गाई जा रही हैं, गजलें गाई जा रही हैं। हरिलाल मिलत जी को क्योंकि यहीं के हैं तो अब भाई धीरे धीरे इस भूमि से बड़ा लगाव हो रहा है और कोई भी बात होती है तो मैं यहाँ के अखबारों में और जब भी कुछ होता है मैं इनको बुलाता हूँ, बड़ा सहयोग है। और एक सहयोग ये भी है इनका कि इनके ऊपर PhD कई विश्वविद्यालयों से हुई है। वहाँ ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी उनके ऊपर PhD हुई है। और इनकी कृपा से ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की एक बालिका अब मेरे ऊपर भी PhD करने जा रही है, तो ये यही की कृपा है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और हमारी अब आपसे क्या बताऊँ, आपके बारे में मैं क्या करूँ कि जब मैंने आपके पास किताब भेजी या आपसे फ़ोन पर बात की, तो जब मैं आपने नंबर दिया था तो हमने सोचा कि कहीं कुछ पुनः मिजाज ना हो और मैं फ़ोन करूँ तो गुस्सा ना हो जाए। लेकिन जिस सहजता से आपने बात की और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो जिस सहजता से आप उठाती हैं और बहुत व्यस्त रहती है। प्रोफेसर है, कोलकाता विश्वविद्यालय की अतिथि प्रोफेसर है, कितनी व्यस्त है, हर समय इम्तहान होता है, तमाम बच्चों का PhD में वो करना है, गाइडेंस करना है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जब मैं नहीं कर पाता तो आप फ़ोन करती हैं। हमारे भैया पांडा जी हैं, ये इनके बारे में तो क्या कहूँ। और नहीं तो कौन पति होगा जो इतना समय देगा कि पत्नी को लेकर के लोग तो कहते हैं अरे जाओ ना, हम तो न जाएंगे ना, तुमको जाने का तमाम बातें हैं, बहुत सारी संगतियाँ हैं। तो ऐसे में ऐसे आदर्श पति कहाँ मिलेंगे। और एक बात है कि साहित्य से या भाषा से उनका कोई, हाँ, साहित्य का बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन अब हम उनका विषय तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और यहाँ मजबूरी में आ जाते हैं या स्कूल से आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेम करते हैं, परिवार में इस तरह का सहयोग होता है तो परिवार आगे बढ़ता है, व्यक्ति भी आगे बढ़ता है। तो ये तमाम उदाहरण आज हम लोगों ने यहाँ से दिए हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का भैया आनंद मोहन ओझा जी आज इतना समय दिया, कई कार्यक्रमों में इनको बुलाता रहा, लेकिन एक समय न क्योंकि भाई इनका तो मानवता का काम है, दवा देना है, इनको माला पहना दें आप डॉक्टर साहब को, फोटो बहुत अच्छा लगा। और एक सम्मान मैं और करना चाहूँगा, ये कल्पना तिवारी जी हैं, इनका सम्मान मैं चाहता हूँ कि किया जाए क्योंकि बड़ी संघर्ष और आप करेंगी तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहिदा और मैं आप दोनों करेंगी, वहाँ साल है, हाँ साल बचा है। कल्पना तिवारी इनके संघर्ष को सलाम करते हुए सिन्हा साहित्यिक संस्था इनका सम्मान करने जा रही है। मैं आप भी इनका सम्मान करते हैं।
झंडा दिवाली का। मैम आप भी उठ जाए। हाँ, एक नारी का सफल नारियों के द्वारा सम्मान हो। आप देखिएगा इनमें मैं पंख लगा रहा हूँ और तेजी से मैराथन में दौड़ेगी। खोल दीजिए उसको, मालाएं भी पहना दीजिए, मालाएं भी पहना दीजिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने साथी हैं अभी रुके रहेंगे, 1 मिनट में सभी का हम माला पहना करके स्वागत करेंगे। सभी लोग रुके न रहेंगे। भाई इधर पास में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आपके कार्य का सम्मान है, आपके उत्साह का सम्मान अरे है। स्पोर्ट्स का तो बता दीजिए बाबू जी। स्पोर्ट्स का मैराथन का मैम का हाँ बताया, अभी बताया। आज मुझे पता चला है। हाँ, स्पोर्ट्स का 40 ये दूसरों के लिए उदाहरण है। साल